All right, good evening, everyone. Right, good evening, Jalaj. Good evening, Pratmesh. Great. Good evening, Satya. All right, कितने लोग ज्वाइन कर गए हैं? Around 48. Good. All right. आज रक्षाबंधन पे आप लोगों की स्कूल की छुट्टी थी कि नहीं थी? हाँ, होनी चाहिए। स्कूल की तो छुट्टी होती है रक्षाबंधन पर। जिनका स्कूल स्टार्ट ही नहीं हुआ है वो तो खैर बहुत ही अच्छा है। पेस में छुट्टियां नहीं होती है। पेस में मतलब लास्ट ईयर तो इंडिपेंडेंस डे पे भी क्लास रख दी थी। सो अभी पेस में हॉलीडे का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, ना ईद में ना रक्षाबंधन में किसी में छुट्टी नहीं मिलेगी until and unless like you have some I would say political connect, some minister who is your relative or someone who you know well, and then they make a call saying that आज कैसे छुट्टी नहीं है। एंड थोड़ा ऐसे राइट विंग होंगे तो और हेल्प करेगा। लाइक दे कैन पुश फॉरवर्ड द रैडिकल एजेंडा। हाँ हाँ, तो एकदम मस्त छुट्टी मिलेगी तुम्हें। अरे ये हर्ष है अपना, हर्ष के चाचा विधायक है भाई। हर्ष क्या कर रहे हो फिर? तुम्हारे रहते हुए हमें छुट्टी नहीं मिल रही। अरे ये, ओहो, क्या बात है। अनु ने स्टार्ट होती ही, मतलब मैंने अभी तक गुड इवनिंग करना शुरू किया था, उन्होंने डाउट भेज दिया। कैसे अनु? कितना कितना पढ़ाई में लगी हुई है तुम। ऑल राइट, चलो हम लोग आज का डिस्कशन देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या करा था। मैं आपको, अनु, आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ अभी। लेट मी जस्ट गो थ्रू। ये तो बुकलेट के सॉल्यूशंस मुझे डालने, मैं भेजता हूँ। हम बुकलेट के, मैंने ये ऐसा हैंड रिटन ये सॉल्यूशन तो बनाए हुए हैं, बट इसका मेरे को मौका नहीं मिला अभी वीडियो एक्सप्लेनेशन बनाने का। आई विल मेक दैट एंड शेयर अक्रॉस विद यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझा था। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल में, हाँ, मैं ये भेज दूंगा पीडीएफ वाला, मैं आज भेज दूंगा आप लोगों को। इनफैक्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन वाला अगर रात तक टाइम मिला, वैसे तो मुश्किल है आज रात को, बट मिला तो कल तक डेफिनेटली भेज दूंगा। हाँ, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल में हम लोग कैसा देख रहे थे, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट। अनु का डाउट, हाँ अनु यहाँ पे देख लो। The stopping potential is the potential that stops the flow of these electrons, right? Now, when it stops the flow of these electrons, the photocurrent becomes zero. Like what we say is that the electrons are not getting ejected. Okay, now you have a valid doubt saying that sir, उनको एनर्जी तो मिल ही रही है फोटोन से, वो इजेक्ट हो ही रहे, बट इजेक्ट होने के बाद में दे आर नॉट एबल टू go through and reach the other plate. ठीक है, so actually if you
see that the definition that we have written is primarily that it talks about to stop the photocurrent, but sometimes question में ये language भी आ जाता है that how much potential is required to stop the ejection of electrons. Technically it should say that stop the photocurrent, but sometimes yeah, मतलब it also goes with saying that to stop the ejection of electrons. Otherwise technically yeah, your point is valid है. ठीक है. Now अच्छा, आप लोगों के टाइम टेबल में अभी वो मतलब मोल वगैरह लिख के आएगा, बट मोल कंसेप्ट एज अ चैप्टर इज डन, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. मतलब यू विल get to know as you are actually getting to know that how well the system is updated time to time. So ignore the mole that is written on the timetable. It is atomic that is going to go now in this week and going forward as well. ठीक है, तो वो बहुत कुछ कॉपी पेस्ट होता है while creating all these timetables, so उसमें अपडेशन का पार्ट goes for a toss. ठीक है. Now स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद में हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस देखा था. हाँ, एंड इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था हाउ चेंजिंग द कॉज चेंजेस द इफेक्ट, राइट. एंड वी स्टडीड दीज पैरामीटर्स, एक एक करके हमने डिस्कस किया था, ग्राफ्स वगैरह भी थोड़ा ऑब्जर्व किए थे, एंड डिड अ कपल ऑफ गुड क्वेश्चंस ऑन इट. ठीक है, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था. देन आई थिंक आप लोगों ने बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, एंड आई थिंक एफबीएस वाले कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट रहे होंगे, राइट. एंड इनफैक्ट वेल, क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, बट द फैक्ट दैट you would have not got the English of many questions. That is actually where the tricky part is. Let me open the booklet. Just give me 1 second. हाँ, आपको स्क्रीन पे बुकलेट दिख रही है क्या? तो मैंने वन नोट शेयर कर दिया. एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, अभी बुकलेट भी दिखेगा. So when you will read the questions ना, जो मैंने आपको दिए थे, स्पेशली ये एफबीएस के क्वेश्चंस, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल you had 33rd question, threshold frequency of metal. ठीक है, न्यू नॉट ये समझ में आता है. if the binding energy is this much, so you might get confused कि binding energy है क्या. So actually that binding energy is the work function, that is the energy with which the electron is bound to the nucleus. So the electron required to take the electron out of the nucleus is what phi is. ठीक है, and उसका interpretation भी ऐसा है that it is talking about the value is given in kilojoule per mole. ठीक है, बट ये जो हम लोग लिखते हैं phi is equal to h nu naught, this is written at a 1 photon 1 atom level, कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, वो एनर्जी रिलेटेड और रिटन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है, तो ये किलो जूल पर मोल को पहले तो किलो जूल से जूल में लेके आने का, एंड मोल से एटम में लेके आना, पर मोल नहीं पर एटम, एंड देन यू इक्वेट टू h nu naught, and then you will get the answer of mu naught, that how much frequency is required of the photon to eject the electron. ठीक है. देन आई थिंक 34th क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन था जिसमें, अरे इसका जस्ट अ सेकंड, ये इसका यहाँ पे पेज रहेगा क्या? हाँ, एक सेकंड.
34th क्वेश्चन में again the language of the question is what makes it difficult. हाँ, ये 14 ही लिखा है, वो मैं थोड़ा सा जब वीडियो एक्सप्लेनेशन बनाता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये स्कैन एंड अपडेट करने में। नहीं 35th क्वेश्चन नहीं करना था केदार, 35th वाज नॉट पार्ट ऑफ द होमवर्क। लाइमन सीरीज एंड ऑल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। एनीवेज 34th क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन का लैंग्वेज रीड करते हो तो यू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है व्हेन इतना वेवलेंथ का लाइट स्ट्राइक्स सीजियम एंड सीजियम का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक बार के लिए 2 वोल्ट का एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भूल जाओ। ठीक है, ये है ही नहीं इस क्वेश्चन में, इसको रिमूव कर दो, लेट दिस बी नॉट देयर। तो आपका आंसर कैसा रहेगा, आप सिंपली अंडरस्टैंड करोगे that energy of photon is used in 2 ways and then you will calculate the kinetic energy. The kinetic energy that you will calculate is Ke max. Okay, it is the maximum kinetic energy. Actual kinetic energy of electrons will be between 0 and 1.22 eV. ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 भी हो सकती है ना, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन टकरा गया हो, एनर्जी लूज हो गया हो। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट the range in which the kinetic energy will lie is between 0 and 1.22 eV. ठीक है, अब consider करना that the electrons are accelerated through 2 volts, which will do what? Which will increase their kinetic energy. How much will it increase? We understand the relationship delta Ke is equal to QV, and since it is electrons and potential difference applied is 2 volts, we understand that the increase in kinetic energy will be 2 eV. ठीक है, तो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला होगा वो भी 0 + 2 eV, यानी कि 2 eV उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का था इलेक्ट्रॉन जिसका 1.22 eV था उसमें भी 2 eV ऐड हो जाएगा, 3.2 eV हो जाएगा। सो दिस विल बी द न्यू रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज द 34th क्वेश्चन। ठीक है, आपको जब भी समझ में आएगा जब आपने अटेम्प्ट किया हो। ठीक है, ऐसा मत गलत फहमी में बैठना कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया और मैंने समझा दिया और समझ में आ जाएगा। Until unless you attempt, I have not gone through line by line to explain exactly क्या हो रहा है। I am assuming कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है and that is where you understand what was being asked, what was being given। ठीक है, all right। सो इनका मैं भेज दूंगा, ये पीडीएफ्स में आपको भेज दूंगा, एज वेल एज वीडियो एक्सप्लेनेशन बना के दे दूंगा फॉर द अदर सेक्शंस। हाँ, तो all right, so there is a doubt from Shekhar. Will you take doubt discussions for other booklet problems? What other booklet, Shekhar? हाँ हाँ, तो जैसे ओके फॉर एग्जाम्पल अभी मोल कंसेप्ट का आप लोगों ने बुकलेट करा है। ठीक है, सम पार्ट ऑफ इट आई हैड गिवन यू एज होमवर्क and given video explanations for those questions। ठीक है, and उन क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स भी जो थे वो भी कई बार व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अभी भी बुकलेट में देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट आर स्टिल रिमेनिंग, एंड नाउ जैसा मैंने आपको पहले बोला था दैट टेक आउट टाइम एंड कवर दोज क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, जैसे मूल कंसेप्ट की बुकलेट में यू हैव गेट इक्विप्ड टू एडवांस के क्वेश्चंस, सो यू इंश्योर दैट those questions are getting completed, and definitely then I'll keep a doubt discussion to discuss the remaining questions from the booklet as well। ठीक है, I'll get time to I'll make the video explanations also, but definitely we'll keep a
session to discuss those remaining doubts. ठीक है, उसी तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसा होगा, अभी एज वी प्रोग्रेस क्लास बाय क्लास में आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस का होमवर्क देता जाऊंगा, वो आपको प्रायोरिटी पर करना रहेगा. ठीक है, योर करंट विल ऑलवेज बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी. आप ये बोल के मुझे नहीं बोल सकते कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का होमवर्क नहीं करा क्योंकि मैं मोल कंसेप्ट का कर रहा था. नहीं, जो करंट है दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी. जो पहले का है वो उसके बाद ही करना होगा. ठीक है, ऑलराइट. नाउ या in this 34th question the minimum kinetic energy is 0 because हो सकता है कि kinetic energy नेगेटिव तो हो नहीं सकती. ठीक है, kinetic energy 0 मिनिमम पॉसिबल है. हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर गया हो with some other atoms or lost its energy because of some reason, so that is the minimum that we take. ठीक है, and then because it is being accelerated through the potential difference we find that the energy change यहाँ पर डेल्टा के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, राइट. तो यहाँ पर के ई फाइनल में क्या लिख दूंगा, के ई फाइनल विल बी के ई इनिशियल प्लस मॉड क्यू वी. तो इनिशियल अगर 0 है तो प्लस उसमें 2 EV करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई क्यों करूंगा मैं. ऑलराइट, ठीक है. सो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स फोकस अभी हमारे क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं डिस्कस करने. सो टुडे I will begin my discussion with the next topic, that is Bohr's model of atom. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी को कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है, समथिंग दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो आते जाते रहेंगे. देखो अभी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में और शेयर करूंगा अलग से. दिस वाज जस्ट इंट्रो काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट वी हैव डन. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काफी अच्छे, मतलब काफी दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस बनते हैं. आई विल शेयर एन असाइनमेंट विद यू गाइस इन सम टाइम. कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है किसी को, पूछो. All right, so let's then move on to the next topic of Bohr's model of atom. Great. तो यहाँ पर okay, so there is a doubt that came. Prathamesh का doubt है, sir, would you be sending DPPs of chemistry as I have some of earlier? मतलब समझा नहीं मैं. अनु का डाउट है, सर, if frequency of radiation is increased, then does it mean that the energy of electron increases? हाँ, frequency of radiation increase कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में तो सेम ही एनर्जी लगेगी क्योंकि वो तो मेटल पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, once the electron is ejected then the remaining energy is imparted to the electron as its kinetic energy. So yes. All right, then Arpit का doubt है, sir, we calculate kinetic energy of single electron, but do we calculate potential energy between two charges? नहीं ना. सो अर्पित यहाँ पर हुआ यही ना कि एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अब फार फार अवे चला गया है.
ठीक है, द डिस्टेंस इज इन्फिनिटी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन ही नहीं बचा अब उनके बीच में। ऑल द एनर्जी दैट इज देयर विद द इलेक्ट्रॉन इज नाउ in form of kinetic energy. It is actually a free electron, not bound by the nucleus, not attracted by the nucleus. ठीक है, हाँ, मैं भेजूंगा और असाइनमेंट्स भेजूंगा प्रथमेश, डोंट वरी, आई विल इन ड्यू टाइम। ठीक है, तो let's begin today's discussion with the next topic, that is Bohr's model of atom. नहीं, मैंने अभी तक डीपीपी एटॉमिक का कोई डीपीपी नहीं भेजा। अभी तक मैंने एटॉमिक का कोई डीपीपी भेजा नहीं है, अभी तक मोल का ही मैंने भेजा था। अब मैं एटॉमिक का भी धीरे धीरे आपके साथ में शेयर करना शुरू करूंगा। ठीक है, ऑलराइट, सो बोर्स मॉडल समझने की कोशिश करना। यहां पर ऑब्जर्व करना बोर्स मॉडल ऑफ एटम किस तरीके से था। सो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ इसके बारे में, दैट बोर्स मॉडल इवॉल्व्ड, in simple terms I should say that Bohr's model is a combination of Rutherford's model plus quantum theory of light, and actually certain, I should say, postulates taken by Bohr which were validated by atomic spectrum experiment. ठीक है, सो इन तीन का कॉम्बिनेशन रहा है, which I should say that Bohr's model is. Right, Rutherford's model क्या था? Rutherford's model में it was the same thing, that nucleus is at the center and electron revolves around it in circular orbits. ठीक है, but this model of Rutherford faced its share of drawbacks because of the theory of electromagnetism. ठीक है, now the theory of electromagnetism was something that talked about the wave theory of light, and actually what then came as the new theory with the concept of quantization of energy levels. ठीक है, ये जो quantum theory of light आया, which talked about quantization of energy, that helped in overcoming Rutherford's drawbacks and build Bohr's model of atom, right? And in order to articulate his model, Bohr presented some postulates, right, which helped get a good grip on his model. ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, let me write down these postulates for everyone in a step by step, bullet by bullet manner. ठीक है, so according to Bohr, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, electrons revolve around the atom or around the nucleus in particular
ऑर्बिट्स ओनली, ठीक है, नॉट एनी रैंडम ऑर्बिट, ठीक है, सम पर्टिकुलर ऑर्बिट्स ओनली वेयर its energy is constant and it satisfies the condition of quantization of angular momentum, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। सो यहां पर आप ऑब्जर्व करना that in his new model that Bohr proposed as a improvement or as an improvement over Rutherford's model, he highlighted a couple of important factors that electrons, like me reiterate, electrons revolve around the nucleus in particular orbits only, okay, not random. And in those orbits, the energy of the electron is constant. It is neither gaining energy nor losing energy. And it satisfies the condition of quantization of angular momentum, ठीक है। इसमें यहाँ पर नोटिस करना that there is a plural word here, that there are particular orbits, ठीक है। So around the nucleus, ठीक है, there can be many such orbits, but particular orbits, ठीक है, randomly नहीं है ये, in which the angular momentum, ठीक है, angular momentum we call or represent angular momentum with the symbol capital L, ठीक है, it is written as MVR, ठीक है। अब ये कैसे फॉर्मूला आया, how did we come from here to here, this is something जो कि आपको वापस से फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा in a topic called as circular motion, ठीक है। आपको लीनियर मोमेंटम पता होगा, ठीक है, एक m मास का ऑब्जेक्ट है, v स्पीड से जा रहा है, तो m इंटू वी इज इट्स लीनियर मोमेंटम, ठीक है। बट यहाँ पर आप नोटिस करना एक इलेक्ट्रॉन है जो v टेंजेंशियल स्पीड से जा रहा है, मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन में जा रहा है विद v स्पीड, ठीक है। तो उस केस में देयर इज एंगुलर मोमेंटम दैट इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है। नाउ एंगुलर मोमेंटम डिस्क्राइब करने के पहले एक्चुअली सर्कुलर मोशन थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे सर्कुलर मोशन के बारे में, अभी I would not be able to get into the details of it, so I'm making you write the formula here, that angular momentum is written as L is equal to mvr. M stands for mass of electron, V stands for speed of electron. Which speed? This is the tangential speed, ठीक है, and R is the distance of electron from the nucleus, ठीक है। तो हम radius of orbit भी बोल देते हैं, और you can also say distance of electron from nucleus, ठीक है। This Bohr said that satisfies the condition of quantization. So what he said, that this angular momentum is always going to be an integral multiple of h upon 2 pi, ठीक है। where यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना n is the
इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीजर मल्टीपल यू शुड से, इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 so on so forth, or you can also call it orbit number, ठीक है। सो ऐसे ही ऑर्बिट अलाउड थे जिनमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट में 2 टाइम्स h अपॉन 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट में 3 टाइम्स h अपॉन 2 पाई। सिर्फ ऐसे ही ऑर्बिट्स अलाउड थे जिनमें एंगुलर मोमेंटम वाज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। सो दिस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट postulate from Niels Bohr of trying to describe the orbits in which electron will be present, ठीक है। h is Planck's constant, ठीक है। another thing that he mentioned was that यहाँ पर आप notice करना, let me write it as the next important point. As long as the electron revolves in a stationary orbit, it will neither gain nor lose energy, ठीक है। it will just remain constant in terms of energy as long as it is revolving in the orbit, ठीक है। however, ठीक है, और इनफैक्ट यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, इन नेचुरल स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वुड प्रेफर टू स्टे इन, इलेक्ट्रॉन वुड प्रेफर टू स्टे इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है। किसका एनर्जी कम किसका एनर्जी ज्यादा वो मैं आपको थोड़े टाइम में समझाऊंगा, ठीक है। Now as long as the electron revolves in a stationary orbit, it neither gains nor lose energy. Only when electron jumps from one orbit to another, it gains or emits energy in form of radiation, or as we call it now, photon, ठीक है। He even in fact went ahead to elaborate on that the energy of photon is equal to the energy gap between concerned orbits, right? So for example, यहाँ पर जैसा आप ऑब्जर्व करना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड n इक्वल टू 1, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट एंड सो ऑन सो फोर्थ इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, से इट्स गोइंग टू जंप टू द n इक्वल टू 2 और द सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। देन
it will do so by absorbing a photon of energy that is equal to the difference in the energy of the two orbits. ठीक है? We call this excitation. ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स आपके सामने आते रहेंगे, आप उनको आप नोटिस करते रहना. This is something which is called as excitation. And why am I saying excitation? Because lower orbit has lower energy. अभी के लिए आप जस्ट मान लो, मैं थोड़े टाइम में प्रूव करके दिखाऊंगा इस चीज को. ठीक है, लोअर ऑर्बिट हैज lower energy and higher orbit has higher energy. ठीक है, और ठीक है, it can lose energy also by undergoing the process that we call as de-excitation. ठीक है, de-excitation क्या होगा? In which the electron will jump from say a higher energy orbit to a lower energy orbit. ठीक है, n equal to 2 से say n equal to 1 में आ रहा है, higher orbit, higher energy से it is coming to lower orbit, or you can say lower energy में आ रहा है. ठीक है, it will do so how? It will do so by emitting a photon जिसका energy will be again the difference between the energy of the electron in the two orbits. ठीक है, E stands for energy. So these were two very important postulates that Bohr had proposed. ठीक है, आप लोग ऐसे रीड करोगे टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल में तो मल्टीपल फॉर्म्स में लिखा रहेगा. मल्टीपल बुलेट पॉइंट्स में रहेगा, बट यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू bring them together into two simple statements for you. ठीक है, लेट मी क्विकली रीकैप, देन मैं आपके डाउट्स लूंगा एक एक करके. ठीक है, एक बार रुक जाओ, लेट मी जस्ट क्विकली रीकैप that we are discussing Bohr's model, which is Rutherford's model, plus the concept of quantization of energy, added with postulates taken by Bohr, which are validated by atomic spectrum experiment. ठीक है, तो Rutherford's model ने क्या बोला था? Nucleus at the center and electron revolves around it in circular orbits. ठीक है, then quantum theory of light ने बोला था that we understand that energy is quantized. It exists in form of smallest units or packets called as quanta. ठीक है, when we talk about the light, we understand that it is or light or radiation I should say, its energy is quantized, and those quanta or units or packets of energy are called as photons. So that concept was something which was used by Bohr to build his model, in which he took the postulate that electron revolves around the nucleus in particular orbits only. ठीक है, not any random orbit, and in these orbits the energy is constant. ठीक है, the electron does not loses or gain any energy. ठीक है, as long as it is revolving in the orbit. And the condition behind these orbits, ठीक है, that these are particular orbits or not random orbits, is the fact that even the angular momentum associated with the electron must be quantized. And that angular momentum quantization का condition, ये मैंने आपको without proof, ठीक है, I would write here, इसका proof है, but ये हमारे लिए अभी खैर हमारे लिए पढ़ पाना भी मुश्किल है. ठीक है, क्योंकि इतना आपको अभी
सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, ठीक है। बट आप अगर बाद में कभी इंटरेस्टेड होगे तो मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है। अभी नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा फिजिक्स और पढ़ना पड़ेगा, बट लेट मी हाईलाइट ऑल्सो हियर दैट द प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दैट angular momentum is something that was understood as an integral multiple, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बोला गया कि एंगुलर मोमेंटम की रैंडम वैल्यूज नहीं होंगी, इट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो उस जमाने में what was coming as the new concept was this quantization concept, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज्ड हुआ, समझ में आने लगा, एनर्जी क्वांटाइज्ड हुआ, समझ में आने लगा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होने लगा, ठीक है। तो बड़े स्केल पर जो हमारा मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है उसमें ये क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें पता ही नहीं था। हमें जब हम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर चीजों को समझने लगे तो वी अंडरस्टूड दैट एट सच अ स्मॉल स्केल we find that these properties associated with particles are quantized in nature. They exist as integral multiple of the smallest units, ठीक है। तो ये एक पहला पोस्टुलेट बोर ने दिया। इसमें आपको आई थिंक टर्म्स अब समझ में आ गए होंगे। MVR, M stands for mass of electron, V stands for the tangential speed of the electron and R stands for the radius of the orbit, ठीक है। and N stands for the integral multiple in this equation which turns out to be the orbit number also, ठीक है। तो यहाँ पर n के लिए नोटिस कर लेना that it turns out to be the orbit number also। तो अगर मैं आपको पूछूंगा angular moment of electron in the 5th orbit तो आपका आंसर होगा 5 into h upon 2 pi, ठीक है। that n value stands for the orbit number also and h is of course Planck's constant. So this was one postulate. The second postulate that Niels Bohr gave was another important point, that as long as the electron revolves in the stationary orbit, it will neither gain nor lose energy, ठीक है। In natural state, it will prefer to stay in the lowest energy state, ठीक है। However, the electron can jump from one orbit to another, ठीक है। It gains or emits, ठीक है, it gains or emits energy in form of radiation or photon, and this energy of photon is equal to the energy gap between the concerned orbits जिनके बीच में जंप हो रहा है। तो इसको मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया that the jump can be from a lower energy to a higher energy orbit, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला, लोअर एनर्जी लोअर ऑर्बिट, ये चीज मैं थोड़ी देर में प्रूव करूंगा कि हायर ऑर्बिट का हायर एनर्जी क्यों होता है। लेट मी टेक अ प्रूफ ऑफ दिस टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। अभी के लिए आप मान लो कि लोअर ऑर्बिट का लोअर एनर्जी है, ठीक है। तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जा रहे हैं, यानी कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जा रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन, ठीक है। तो व्हेन एक्साइटेशन हैपेंस, एज यू कैन सी, व्हेन एक्साइटेशन हैपेंस, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, फोटोन अब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, कैसे, इन फॉर्म ऑफ फोटोन, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, टू गो फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, ठीक है। या फिर जब डी एक्साइटेशन हो रहा हो, डी एक्साइटेशन में क्या होगा, डी एक्साइटेशन में हायर एनर्जी से हम लोग लोअर एनर्जी पे आ रहे हैं, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा। सो दिस इज, यू कैन से, यहां पर फोटोन एमिट होगा, ठीक है। तो इन दिस केस फोटोन वुड बी emitted, and in both the cases the important point was that the energy of this photon is equal to energy gap between the concerned orbit, ठीक है। ये चीज बोर ने एज अ पोस्टुलेट प्रेजेंट किया था, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी नाम लिखवाया था, दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम actually helped
वैलिडेट दीज पोस्टुलेट्स। एटॉमिक स्पेक्ट्रम से जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे थे कि एक एटम, ठीक है, एक एटम कौन से एनर्जी के फोटॉन्स एमिट कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन एज एन एटम स्टडी किया गया था, ठीक है, तो हाइड्रोजन एज एन एटम जो एनर्जी के फोटॉन्स एमिट कर रहा था, एक्सपेरिमेंटली दोज एनर्जी वैल्यूज मैच्ड विद व्हाट बोर had done the calculations in theory for his model, for his set of orbits, and that actually kind of validated his postulates, ठीक है। तो मैं पहले बोर्स मॉडल पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, which will help you then validate what Bohr had said, ठीक है। now let me take the doubts एक एक करके। हाँ, क्या क्या डाउट है? सबसे पहले सुमित का डाउट है, व्हाट इज द, सुमित एक मिनट, लेट मी अनम्यूट यू। हाँ बोलो। हेलो सर। सर जब एक्साइटेशन होता है और इलेक्ट्रॉन जब हायर जो उसमें चले जाता है, जो आगे वाले ऑर्बिट में चले जाता है, तो सर उसका जो पहले ऑर्बिट उसका क्या होता है? See, orbits are you can say energy levels, ठीक है। Orbit is not something of a physical thing, ठीक है। What Bohr had said is that ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली यहाँ पर रिवॉल्व करेगा या यहाँ पर रिवॉल्व करेगा या इनके बीच में कहीं पे भी रिवॉल्व करेगा, ऐसा रैंडम नहीं होगा, ठीक है। द locations at which the electron will revolve around the nucleus, they will be certain particular locations only, ठीक है, रैंडम लोकेशंस नहीं होगी। तो उन लोकेशंस को, उन सर्कुलर पाथ्स को अराउंड द न्यूक्लियस जो है, हम उनको ऑर्बिट बोल देते हैं। तो वो एग्जिस्ट करते हैं इररेस्पेक्टिव द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन देम और नॉट, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के एटम के बारे में बात करूंगा, तो हाइड्रोजन के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट ही प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के ऑर्बिट के अंदर सेकंड ऑर्बिट भी प्रेजेंट है, थर्ड ऑर्बिट भी प्रेजेंट है, आगे के ऑर्बिट भी प्रेजेंट है, ठीक है। These are the possible orbits in which the electron can be. In natural state, it is going to be in the first orbit only because this is of the lowest energy. That will be its natural state. But if I somehow provide energy, ठीक है, then that electron can jump onto a higher energy orbit or even more higher energy orbit. If I provide very high energy, तो photoelectric effect हो जाएगा. Then the electron can even come out of the atom, मतलब it can come out with मतलब इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ओवरकम करके बाहर आ गया। समझ में आया? यस सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? नहीं, द एनर्जी विल नॉट बी ओके। अनु का डाउट है, sir, in the de-excitation case, will the energy of photon be negative? The answer is no. The energy of photon will always be positive only, okay? The negative sign that will come, it will show that it is the energy released, okay? Positive sign will show that the energy is absorbed, the negative sign will show the energy is emitted. That is what the negative sign would mean, ठीक है। वो मैं लिखूंगा आप लोगों को यहाँ पर, एक्चुअली होगा ऐसा, आप लोग नोटिस करना। जब मैं इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, लेट मी इलैबोरेट इट अ बिट मोर। एनर्जी ऑफ फोटोन मैंने यहाँ पर क्या बताया, विल बी डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा ई, डेल्टा क्या होता है हमेशा? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज हाउ द कन्वेंशन इज। डेल्टा इज रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर फाइनल के इसमें जा रहा है E2 में, इनिशियल कहाँ था? E1 में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी,
ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। अब इस पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू विल मीन फोटोन अब्सॉर्ब हो रहा है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, यहां पर भी एग्जैक्टली exactly आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन रहेगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब क्या हो गया? चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर फाइनल क्या है? फाइनल इज E1 एंड इनिशियल इज E2। ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बोला है दैट E1 का एनर्जी कम है एज कंपेयर टू E2। व्हाट डज दैट नेगेटिव वैल्यू मीन? द नेगेटिव वैल्यू मीन दैट द फोटोन इज emitted। ठीक है, दैट इज व्हाट द नेगेटिव वैल्यू का सिग्निफिकेंस विल बी, अदरवाइज द एनर्जी विल बी मॉड ओनली। ठीक है, ऑल राइट देन उसके बाद में सुबोध का डाउट है, व्हाई वुड द इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट? इट वुड नॉट वांट टू गो बाय इटसेल्फ सुबोध, हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग उसको फोटोन देंगे, एनर्जी देंगे, इसलिए वो जंप करेगा, अदरवाइज नेचुरली इट वुड नॉट वांट टू। ठीक है, देन हर्ष का डाउट है, एक मिनट, हर्ष का डाउट है, हाउ डज एन इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू न्यूक्लियस? इज इट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन? माय गॉड, मतलब क्या पूछ लिया तुमने ये? मुझे तो ये वर्ड्स ही कनेक्ट नहीं हुए। लाइक हाउ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग इन द न्यूक्लियस? मैं तुम्हें अनम्यूट करूं तो तुम क्लियरली बता पाओगे हर्ष तुम क्या पूछ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो लिखा हुआ है वो इतना आर्टिकुलेट नहीं है। रेज योर हैंड। हाँ, अब बोलो। Hello, sir. हाँ, So I was asking that how does an electron not fall in nucleus? वो तो बोर्स मॉडल में बताया, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल में मैंने लिखवाया था ना, दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप मेरी गो राउंड में जब आप गोल गोल घूमते हो तो यू एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड फोर्स ना, जो ये रदरफोर्ड मॉडल में बताया था कि एक तो अट्रैक्टिव फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये आपस में बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। Okay, sir. Okay, sir. So इसलिए सर की बहुत बेसिक डाउट था, ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, फिर एक मिनट, और किसी का क्या डाउट था यहाँ पर? सुमित का डाउट था, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी ऑर्बिट्स? स्टेशनरी ऑर्बिट्स बिकॉज ऑर्बिट वहीं पे है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप कर सकता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट एंड इट कैन मूव अराउंड विद इन दैट ऑर्बिट। ठीक है, बट व्हाट आई मीन बाय स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट द ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस व्हिच इज stationary, that is a fixed path। ठीक है, हाँ। नाउ केदार का एक वैलिड डाउट है, सर इज देयर अ फाइनाइट लिमिट to the number of elements, because the larger the nucleus the faster the electron in the first orbit must travel and it can't go faster than the speed of light? Theoretically speaking we can say that it's an interesting thing to think about, Kedar, like very interesting thought. Is there a theoretical limit? Well, one thing which happens is that ये जो मॉडल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, it does not capture in the theory of relativity. It does not capture how things behave when they travel close to the speed of light. But yeah, I'm sure it's an interesting thought to give to, that is there a theoretical limit?
थोड़ा सोचना पड़ेगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा. I never came across such a thought. देखते हैं. Then अनु का डाउट है, if an electron jumps to another orbit, won't the orbit get destabilized or something? No, no, no. There is nothing like stability or destability of the orbit. Orbit is that you can say, see, orbit is not a physical thing. Orbit is just a path in which the electron will be present around the nucleus. ठीक है. अब if it got some energy, try to visualize it ना. Try to visualize that एक nucleus है and nucleus के around electron revolve कर रहा है and somehow it gets some energy, then it moves to a next higher orbit. ये orbit exist कर रहे हैं irrespective of whether the electron is present in them or not. जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, हाइड्रोजन में भी बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं. It is just that electron in its natural state exists in the first orbit. If you give it energy, it can go to the second orbit or the third orbit also. ठीक है. हाँ, मैं डेफिनेटली इस पे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा. ठीक है. अच्छा, देन रावी का डाउट है, when does an atom release energy to come to a lower energy level? It would want to naturally come to the lower energy level. मतलब you provided some energy to excite the electron, ठीक है, but then it would not want to stay in that higher energy state. It would want to come back to the lower energy state, and that is what this atomic spectrum experiment is. ये जो atomic spectrum experiment होगा, इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, नॉट टेस्ट ट्यूब एग्जैक्टली, ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन का सैंपल लेंगे और उसको एक्साइट करेंगे, ठीक है, by providing a high potential difference. But after doing that, the atoms, they would want to come back to the ground state again by releasing photons. And in photons का study जो करा जाता है उसको atomic spectrum बोलते हैं, कि एक एटम से क्या क्या रेडिएशंस निकल रहे हैं. ठीक है. So we'll be actually dealing or discussing this entire experiment only. ठीक है. Now, हाँ, मैं उनके बारे में बाद में बात करूंगा. ठीक है. अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं आया है, वो मैं आपके साथ में तब डिस्कस करूंगा. I just wanted to highlight this upfront so that you are able to connect the dots later. ठीक है. Because sometimes ये बोर्ड्स के postulates ऐसे लगते हैं कि ये हवा में है, मतलब कहाँ से आए, कैसे आए. So I am giving you some context behind it, how they got validated experimentally as well. ठीक है. तो ये ध्यान से समझना. आई होप आपने इतना इस चीज को कैप्चर कर लिया है, समझ लिया है. अब नोटिस करना द डिटेल्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम. ठीक है. ये तो एक ओवरव्यू था, एंड इस ओवरव्यू में देयर इज दिस इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर which you already know, that this is valid for single electron system. ठीक है. Like hydrogen atom या helium plus ion या lithium 2 plus ion, right? Single electron के लिए ही ये valid है. It will not be applicable for a multi electron case. ठीक है. वो मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम क्यों आएगी, कैसे आएगी. बट ये एक इम्पॉर्टेंट assumption है, which is also a drawback associated with Bohr's model of atom, that it is something that takes care of the single electron system only. ठीक है. हाँ अर्पित, एक सेकंड बोलो. सर. हाँ सर, ये Li2+ में सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? लिथियम एज एन एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सर, लेकिन उसमें 3 प्रोटॉन भी तो होते हैं.
हाँ तो प्रोटॉन रहेगा ना 3, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बोला ना, ये थोड़ा ना बोला सिंगल प्रोटॉन सिस्टम। सर मतलब अगर जैसे उसमें उसका लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो हाँ उसमें 3 इलेक्ट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन से तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूक्लियर न्यूट्रल बन गया ना, तो ये 2+ का फिर काम क्या हुआ, वो तो पॉजिटिव बन गया उसका। हाँ तो पॉजिटिव है ना। लेकिन सर आपने बोला ना अभी ये सिर्फ इसके लिए होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। यार एक मिनट रुको, चलो मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जैसे लिथियम 2+ है, ठीक है। लिथियम 2+ में क्या हो गया, यहाँ पर तुम इसके न्यूक्लियस के अंदर देखोगे, ठीक है, 3 प्रोटॉन प्लस एक्चुअली 4 न्यूट्रॉन होते हैं लिथियम में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर हो गया, ठीक है। फिर इसके अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, और 3 में से 2 हटा दिए, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। तो अब नेट चार्ज क्या रहा इसके ऊपर, +3 0 -1, कितना आ रहा है नेट चार्ज, +2, राइट। तो वो +2 ही तो लिखा है ना, इसलिए मैंने उसके ऊपर। तो ये लिथियम एटम नहीं बचा, ये लिथियम आयन हो गया है। अभी समझ में आया? ठीक है, हाँ। So now let me come to the mathematical results of Bohr's model. तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, there would be some formulas that I will be using. Okay, so Alina का डाउट है, what is the difference between an atom and an ion? Atom is a neutral species and ion is something that has got charge, ठीक है। Now एटम न्यूट्रल क्यों है, बिकॉज उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। बट एक आयन के अंदर इट कुड बी दैट some electrons could have been removed or some electrons could have been added, making it a positively charged species or a negatively charged species, and that negative or positively charged species is something that we call as an ion, ठीक है। समझ में आया? ओके, ग्रेट। नाउ let's understand the mathematical results from Bohr model of atom. And as I was saying, while doing this, okay, while doing this, let me put a disclaimer upfront only that the derivation is not something which will be crucial for you right now, because of the fact that while doing the derivation, I will be using the formula of centrifugal force, जो आपको नहीं पता है कैसे derive करा जाता है. I will be using the formula of Coulomb's force of attraction between two charged bodies, जो भी आपको नहीं पता है, ठीक है। So because of the I should say lack of knowledge of physics, the derivation might look difficult to you right now, but trust me, अगर आप किसी भी 12th क्लास वाले अपने सीनियर से बात करोगे और उसको पूछोगे कि यार बोर्स मॉडल का डेरिवेशन कैसा है, तो ही विल से कि एकदम लल्लू, मतलब इट्स लाइक एकदम सिंपल, because the concepts that will be used are trivial concepts when you will be studying these chapter in physics, ठीक है। बट फर्स्ट टाइम जब आपके सामने यहाँ पे रहेगा तो ये आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट द डेरिवेशन पार्ट, आई विल स्टिल गो अहेड एंड राइट द डेरिवेशन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस है, but don't get worried or bogged down by the terms that I'm going to use, ठीक है। now हाँ, अभी
देखो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल ये सारे डिफरेंसेस आपको फिजिक्स में बताएंगे. सेंट्रीपिटल इज समथिंग व्हिच वी यूज टू रिप्रेजेंट एन इनवर्ड फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स, रियल फोर्स नहीं है वो. आई अग्री रोनन, बट इट्स अ सूडो फोर्स एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अब आपको फिजिक्स में बताएंगे सूडो फोर्स क्या होता है. ठीक है. बट दिस इज व्हाट आई डू नॉट वांट टू डू. मैं ये इस डिटेल में नहीं जा सकता हूँ कि मैं आपको बैठ के सर्कुलर मोशन पहले पढ़ाऊंगा या पहले चार्ज क्या होता है वो पढ़ाऊंगा, फिर कूलम्स लॉ पढ़ाऊंगा. ये सब मैं नहीं करूंगा अभी. ठीक है. सो दैट इज वेयर आई एम सेइंग कि लेट मी मूव to the relevant parts in this chapter by taking some snippets from future physics के results. ठीक है. All right. So यहाँ पर observe करना. Now, as part of the mathematical model proposed by Bohr, ठीक है, there was this nucleus at the center. ठीक है. And the electron revolves around it. ठीक है. It revolves around with the speed v. ठीक है. इसका मास इससे m and it revolves at a distance r from the center. ठीक है. Now this electron is going to experience one kind of force which will be radially outwards. We call it as centrifugal force, and it will be experiencing an attractive force towards the center, which will be electrostatic force. ठीक है. अब यहां पर देखना, the first equation or the first mathematical equation that will come from this model is the force balance. Force balance equation, that the electron is able to revolve in a circular path because of these balancing forces. Fe, ठीक है, इसका mod is equal to Fc, or I should say F centrifugal. ठीक है. दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट लगेंगी. एक रेडियली आउटवर्ड रहेगा, एक रेडियली इनवर्ड रहेगा. तो एक्चुअली इनका एंगल हमेशा 180 डिग्रीज ही रहेगा. तो उनका मैग्नीट्यूड इज व्हाट शुड बी इक्वल. नाउ हाउ डू वी राइट दिस? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. यहां पर ऑब्जर्व करना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको लिखते हैं K into ZE into minus E upon R square, and सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv square by R. ठीक है. अब इसमें आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये कैसे लिखे गए. K is something which is called as electrostatic force constant, and its value is equal to 9 into 10 raised to the power of 9 Newton meter square upon Coulomb square. ठीक है. Z will be the atomic number, or you can say the number of protons of the single electron species that we have. हाइड्रोजन है तो Z का वैल्यू 1, हीलियम प्लस है तो Z का वैल्यू 2, लिथियम 2 प्लस है तो Z का वैल्यू 3. ठीक है. E
is the charge, or you can say elementary charge. This value is 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb, right? So you can see ये जो पहला bracket है, ठीक है, this is actually charge of the nucleus Z into E, and दूसरा bracket है, ठीक है, that is the charge of the electron which is minus E, ठीक है. इसका mod value लेना है आपको. Negative sign, again इसमें जो negative sign होता है that denotes attractive force, ठीक है. Positive sign रहता है तो repulsive force denote करता है. That is what negative and positive would mean in the context of force, ठीक है. R is the radius of orbit, or you can say the distance of electron from the nucleus. M is the mass of electron. V is the speed of electron, and R तो खैर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है. अब ये mv स्क्वायर बाय r लिखकर कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा गया है वो आप वापस से अभी रहने दो, बिकॉज ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ से mv स्क्वायर बाय r कैसे लिखा, दैट इज अगेन अ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है. बट इस तरीके से ये एक पहली इक्वेशन बन जाती है, वी कॉल इट फोर्स बैलेंस इक्वेशन, ठीक है. नाउ आफ्टर दिस देयर इज अनदर इक्वेशन दैट कम्स इन, ठीक है. दिस इज द फोर्स बैलेंस इक्वेशन, ठीक है. द सेकंड इक्वेशन इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. That is the second equation, which we write as mvr, ठीक है. The angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, ठीक है, where h stands for Planck's constant, ठीक है. So this will be your second equation. Now from these two equations, from 1 and 2, solve for the two unknowns, solve for v and r, ठीक है. These are the two unknowns. तो बाकी जो भी क्वांटिटीज है उनके टर्म्स में आप सॉल्व करके मुझे एक्सप्रेशन लिख के दो यहाँ पर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v एंड r, ठीक है. थोड़ा सा मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, आप लोग सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो. यू विल गेट v is equal to 2 pi k e square by h into z by n, ठीक है. And if you substitute these values, आपको pi का वैल्यू, k का वैल्यू, e का वैल्यू, h का वैल्यू, ये सब वैल्यूज आते हैं. You substitute these values, you will get here as 2.18 into 10 raised to the power of 6 into z by n मीटर पर सेकेंड. ऐसा यूनिट्स में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसा यूनिट्स में ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है. So this will be an important result, that is the speed of electron that we got from Bohr's model. And इस v को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको r का वैल्यू भी मिलेगा, ठीक है. यहाँ पर नोटिस करना, r का जो एक्सप्रेशन आएगा वो भी नोटिस करना. इट विल कम आउट टू बी h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बाय z, ठीक है. एंड अगेन एज यू कैन सी, यू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ h स्क्वायर, h का वैल्यू, पाई का, m k e, इन सब का वैल्यू आपको पता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg, राइट. यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg,
तो ये सब आपको पता है, R और V अननोन थे, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z इन द यूनिट ऑफ एंगस्ट्रॉम. ठीक है, you will get this as your result. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इन दोनों रिजल्ट्स में जो ध्यान देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर ध्यान से देखना. V is proportional to Z by N and R is proportional to N square by Z. ये आपका कैलकुलेशंस में काफी यूज होगा. ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू आप याद रखो, अच्छी बात है, बट ये जो प्रोपोर्शनलिटीज हैं ये बहुत आगे यूज होने वाली है. ठीक है, तो ये दो रिजल्ट्स आर व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ द बोर्स मॉडल based on these two equations, one of force balance and the other of quantization of angular momentum. ठीक है, अच्छा इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? Okay, so there is a doubt from Ravi that electrostatic and centrifugal forces cut each other out, as in balance each other out. Is it why the electron isn't falling into the nucleus? Yes, Ravi. Exactly. ठीक है, अच्छा सुमित का डाउट है प्रोपोर्शनल कैसे होगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता नालायक हो? जो मैं पढ़ा रहा हूँ भूलो मत इस तरीके से. ये एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट ना, इसकी वैल्यू तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में करवाई हुई है. 6.626 into 10 raised to the power of minus 34 जूल सेकेंड. ये कैसे भूल गए? एंड देन उसके बाद सुमित का डाउट है प्रोपोर्शनल कैसे होगा. प्रोपोर्शनल देखो ना, ये तो कांस्टेंट है ना, this thing is a constant, so I can say that V is proportional to Z by N. ऐसे ही R, ये चीज तो कांस्टेंट है, so I can say R is proportional to N square by Z. Okay, so these are the two important results that help you understand more mathematical details of Bohr's model of atom. ठीक है, it talks about that electrons, ठीक है, are going to revolve in particular orbits only. ठीक है, and उन particular orbits के mathematical details मैंने आपको अभी provide कर दिए हैं कि उस orbit का radius इतना इतना हो सकता है and उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो इतनी इतनी हो सकती है as per the calculations performed by Bohr. ठीक है, तो ये पहले वाले जो पोस्टुलेट है उसके रिजल्ट्स के बारे में बात करी. अब मैं दूसरे वाले के रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ एनर्जी के साथ में. ठीक है, तो वापस से एक और लीप ऑफ फेथ मेरे साथ में, where I will write the formula of kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is something which you would be comfortable with, but potential energy you would not be. ठीक है, वैसे तो मैं आज के आज ही कर सकता हूँ, बट ठीक है, आई थिंक थोड़ा हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए. तो let me take a pause and let me do couple of questions or numericals on speed and radius only. ठीक है, ये जो दो रिजल्ट्स हमने निकाले हैं, और फिर मैं एनर्जी के ऊपर भी वर्क करना शुरू करूंगा. ठीक है, let me first take speed and radius as these results and try to come up with questions for them. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना. लेट मी टेल यू हाउ सम बेसिक क्वेश्चंस on these results come in the booklet or in the exams.
ऐसे लिखा हुआ है, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस is x, then determine radius of second orbit of Li 2 plus in terms of x, of course. ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको आप कैसे वर्कआउट करोगे? लेट मी गिव अ चांस, कोई बताएगा फिर मैं सॉल्व करता हूं। तुम्हें कुछ पूछना है हर्ष? बोलो। अरे अनम्यूट नहीं हो रहा। हेलो सर। बोलो बोलो, अभी बोलो। तो सोल्यूशन ना? वैसे तुम आंसर दे रहे थे क्या इसका? मुझे लगा कुछ डाउट है। नहीं सर। तो आंसर टाइप कर दो ना ऐसे, मतलब ठीक है। हर एक चीज के लिए अनम्यूट मत करवाओ। हाँ, सो आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स का आंसर। द करेक्ट आंसर इज 2/3x। राइट। किसने सही दे दिया? शिवांक ने, सानिका ने, श्रेया आपने उल्टा दे दिया। प्रथमेश ने भी सही दिया। ये SK-IIST क्या है? तुम्हारा नाम चेंज करो ना, प्रॉपर नाम रखो ना। अभी मुझे तुम्हें रेफर करना होगा तो मैं क्या क्या बोलूं? स्किस्ट, व्हाट इज इट? नेक्स्ट टाइम नाम प्रॉपर करके लिख के आना। हाँ, तो मानस लिखने में कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा? पता नहीं। व्हाट इज दिस SK-IIST 261? रीनेम कहाँ पर है? अभी मैं, मतलब ये सब IT डिपार्टमेंट थोड़ी ना है मेरा। हाँ, तो रीनेम मैंने ऑफ करा हुआ है। आफ्टर ज्वाइनिंग इन, बिफोर ज्वाइनिंग इन करेक्ट द नेम एंड ज्वाइन। आज था उल्टा, 3/2x नहीं 2/3x। यहां पर देखो, अभी ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला चीज है, काम आएगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू राइट द पूरा पूरा फॉर्मूला एंड गेट द वैल्यूज। इसमें आप नोटिस करना दैट r इज प्रोपोर्शनल टू, कैसा आ रहा है? n²/z, ठीक है। तो r ऑफ से a अपॉन r ऑफ b विल बी क्या हो जाएगा? n²/z ऑफ a अपॉन n²/z ऑफ b, ठीक है। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करना, जो ये पहला वाला बात हुआ है वो किसके बारे में हो रहा है? रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ठीक है। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस अपॉन रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस, ठीक है। तो अब इसके लिए n का वैल्यू कितना रहेगा? 2, तो 2 का स्क्वायर। हीलियम प्लस का z कितना रहेगा? 2 अपॉन, नीचे वाले के लिए देखना n², n का वैल्यू 2 रहेगा तो 2² अपॉन Li2 प्लस, इसका z का वैल्यू कितना रहेगा? 3, तो इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 3/2, राइट। तो ये x बोला हुआ है और ये क्वेश्चन मार्क है और हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क कम्स आउट टू बी 2/3x, ठीक है। तो
मतलब सी सिंपलेस्ट काइंड ऑफ फॉर्मूला वुड बी कि मैं आपसे वैल्यू पूछ लूं, ठीक है, वो मैंने नहीं कराया। मतलब मैं मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ देता दैट गिव मी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो आप बोलते हैं n का वैल्यू यहाँ 1 डाल देते और z का वैल्यू 2 डाल देते, एंड देन यू वुड हैव रिपोर्टेड मी द आंसर। सो दैट वुड हैव बीन द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर यू वुड हैव रिपोर्टेड द वैल्यूज। इसको मैंने थोड़ा सा एक ट्विस्ट दे दिया in this question where I am talking about कि एक केस का कुछ वैल्यू दे दिया और दूसरे केस का पूछा है, ठीक है, तो rather than wasting time in terms of using the entire formula you should rather just use the proportionality because जो constant है वो तो cancel out हो ही जाएगा डिवाइड करने पर, है कि नहीं? ये समझ में आया? फास्टर मेथड ऑफ सॉल्विंग। चलो एक और क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करो एंड इस बार मैं थोड़ा सा और ट्रिक करता हूँ तुमको, ठीक है? अब मैं एकदम ऊपर वाला जैसा नहीं पूछूंगा, थोड़ा सा और ट्रिक कर दूंगा। सो if the time period of revolution of electron in second orbit of hydrogen atom is t, then determine time period of revolution of electron in second orbit of Li2 plus, of course in terms of t, ठीक है? ट्राई करो। फॉर्मूला एक बार दिखाऊं ऊपर वापस से? ये फॉर्मूला देख लो एक बार। नहीं मानस, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। शुभम क्या दिक्कत आ गई तुम्हें? मिस हो गया क्या तुम्हारा डाउट मुझसे? कब पूछा था तुमने यार? हाँ सानिका आपका आंसर सही है, ऋग्वेद गड़बड़ कर दिया, हर्ष उल्टा करो। हाँ अगर ये फॉर्मूला आपने लिख लिया है तो मैं एक बार वापस से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। नहीं केदार, नहीं लक्ष्मी, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। कहाँ व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हो? अरे बाबा व्हाट्सएप तो मेरा आजकल फ्लड हो रखा है, मिस हो जाते हैं। तुम रिमाइंडर डाल दो ना उसमें दोबारा से। आई डोंट नो, आई एम पार्ट ऑफ सम, आई डोंट नो 50 to 100 ग्रुप्स, इस साल के, पिछले साल के, और उनके भी पिछले साल के जिनका अभी जेई का एग्जाम चल रहा है। तो
आई एम सो मच फ्लडेड विद व्हाट्सएप मैसेजेस दैट मुझे एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा टू मैनेज दोज मैसेजेस एंड ऑल. हाँ शिवांग सही आंसर है. श्रेयांश और श्रेयश तुम्हारा भी आंसर सही है. राइट पूर्णा. T/9. ठीक है, लेट मी पुट द आंसर हियर इटसेल्फ. T/9 इज द करेक्ट आंसर. अब इसको नोटिस करना कैसे सॉल्व करेंगे. सो टाइम पीरियड, ठीक है, एंड अच्छा क्वेश्चन था. See, I'll tell you that some of the students who have not been able to get the correct answer is because of the fact that उनके लिए अभी नया नया है. ठीक है, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ में जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टॉपिक. तो डोंट गेट वरीड अबाउट द फैक्ट दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर ऑन टाइम. ठीक है, अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ लो, इसके लिए आपके लिए ये स्लाइटली डिफिकल्ट हो सकता है. तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा. ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, अपॉन द स्पीड. अब डिस्टेंस कितना होगा रेवोल्यूशन करने में, जो सर्कमफरेंस है दैट इज 2πr and speed will be v, right? So this time for revolution is proportional to r upon v. ठीक है, एंड सिंस यहाँ पर नोटिस करना r किसके प्रोपोर्शनल था, n²/z, एंड v किसके प्रोपोर्शनल है, z/n के. तो कैन आई राइट दैट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू n²/z upon z/n. And if I simplified that, I will get time square is proportional to n³ upon z². ये इतना मैथ समझ में आया आप लोगों को. ठीक है, अब यहां पर दो केसेस हैं. ठीक है, उन दो केसेस के लिए मैं इस तरीके से रेशियो ले सकता हूं, केस ए अपॉन केस बी का. राइट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कट ही जाएगा. केस ए का टाइम पीरियड टी दिया हुआ है और केस बी का टाइम पीरियड हमें निकालना है. केस ए क्या था, ठीक है, दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ व्हाट, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. एंड केस बी में सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+. ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+. तो इसमें अब यहां पर देखो, ये हो जाएगा 2³ upon 1² and 2³ upon 3². तो ये एक्चुअली आ जाएगा 9/1. So the question mark becomes T/9. That is what the correct answer would be. ठीक है, हाँ, राइट आस्था. सो अब ये कैसा हो गया, थोड़ा सा एक लेवल मैंने और ऊपर क्वेश्चन को बढ़ाया by not directly asking V and R but asking something which is made up of V and R. तो ये टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हो गया. ठीक है, इस तरीके से आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करोगे. आई विल ask you to practice some more questions which will be based on speed and radius only in the booklet. ठीक है, एनर्जी वाला मैं नेक्स्ट क्लास में ले लेता हूँ. ठीक है, एंड उसके ऊपर देन रेलेवेंट क्वेश्चंस आई विल पिक इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ. ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना डिस्कशन काफी है. नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया ना, बोर्स मॉडल के अंदर जो एनर्जी वाला रिजल्ट है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंड आई विल डिस्कस द एनर्जी लेवल डायग्राम. डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट करेगा तो क्या एनर्जी के फोटॉन्स
एमिटिया अब्सॉर्ब होंगे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, थैंक यू गाइस। कुछ कहना है हर्ष तुम्हें, या गलती से प्रेस हो गया? ओके देन। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं ना अपन। ठीक है, चलो, ओके, बाय देन। क्या कह रहे हो शुभम? इज इट नेसेसरी टू फॉलो 3 बुक्स फॉर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बुक्स? यू मीन नोटबुक्स, जो तुम नोट्स लिखते हो वो वाला? इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग शुभम? हाँ हाँ, रेफरेंस बुक्स तो आपको अलग अलग फॉलो करनी पड़ेंगी ना, बट अभी आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे मत जाओ ना, अभी फिजिकल पे फोकस करो, जो चल रहा है करंट टॉपिक। तो अभी फिजिकल के लिए आप बुकलेट फोकस करो, और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो नरेंद्र अवस्थी से ले लेना। ठीक है, बाद में आपको हाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए अलग बुक्स लगेंगी, बट अभी मत लो, बाद में जब काम आएगा तभी लेना ना। ठीक है, चलो, टेक केयर गाइस।